हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज चलती है जिसमें हम प्रीलिम्स के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसको हमने नाम दे रखा है पीवाईक्यू एक नज़र में। तो 2016 का आज आखिरी है साइंस टेक, इसके बाद हम 2017 में चले आएंगे। ठीक है, 2017 में। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर सवाल तो आपने कम कराए हैं, तो उसमें क्या होता था कि उस समय की कुछ करंट अफेयर की क्लासेस होती थी, मतलब करंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, तो उसको हम मिसलेनियस में रख लेते थे। ठीक है, तो मिसलेनियस में उन प्रश्नों को रख लेते थे, इसलिए उनको जो हमने अभी चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो रेलिवेंट भी नहीं रह गया, क्योंकि वर्तमान में जो चर्चा में चल रही होंगी चीजें वही तो पूछेगा। तो अगर वो किसी सब्जेक्ट से जुड़ रहा होगा, अर्थात मतलब साइंस टेक से जुड़ रहा होगा, ज्योग्राफी से जुड़ रहा होगा, हिस्ट्री से जुड़ रहा होगा, पॉलिटी से जुड़ रहा होगा, इकोनॉमी से जुड़ रहा होगा, ठीक है, और एनवायरमेंट से जुड़ रहा होगा, तो हम इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को ले रहे हैं कि इनको आपको कैसे तैयारी करनी, क्योंकि ये आप पढ़ते हैं। बाकी करंट अफेयर का चर्चा हम जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको हम डिटेल एनालिसिस में घसीट लेंगे, या फिर उनको एक बार में ही 2011 से लेकर के 2013 से लेकर के 2025 तक एक बार में ही करा देंगे। ठीक है, तो एक बार में पूरा करा देंगे, तो आपको ये होगा कि एक बार में हमने करंट अफेयर को लिया 2011 से, क्योंकि देखिए बहुत सोच समझ के ही हम ये एक नज़र सीरीज लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम आपको पढ़ा दें। तो 2013 से लेकर के 2025 तक के जो भी करंट अफेयर होगा, तो हम आपको उसमें परिवर्तन बताते चले जाएंगे कि 2013 में करंट में क्या चीज़ें थी, तो कैसे प्रश्न पूछता था, और 2018 में कैसी थी, फिर 2020 में कैसी थी, फिर इसी तरह से 2025 में कैसी पूछा गया है। तो उससे क्या होगा कि आप परिवर्तन में आपको ये पता चल पाएगा कि अब हमको किस तरह से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे तो वो आपकी रणनीति का हिस्सा अलग होना चाहिए। उसको मैं करंट अफेयर को अलग करके देख रहा हूँ, लेकिन उसको सब्जेक्ट से जोड़ के ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम उसको अलग पढ़ेंगे। जैसे साइंस टेक आप पढ़ रहे हो तो उसमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, ठीक, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसमें कैसे पढ़ना है, उसी टॉपिक को पढ़ते समय उसी से करंट अफेयर जोड़ लेना। लेकिन यहां पर हम इसको अलग से लेकर के आपको समझाएंगे कि इसको कैसे तैयार करना प्रीलिम्स के लिए। मेंस में होता तो हम एक साथ जोड़ देते। तो खैर चलते हैं, आप सीधे देखिए, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि मतलब बताने लगूं कि आपको सिलेबस कितना है, क्योंकि पिछले वीडियो में बार बार यही चीज़ों की चर्चा करता रहता हूं, तो हो जाता है कि 10 मिनट 5 मिनट मेरा इसी में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जो है पुराने जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। अन्याय का मतलब उनका 10-20 मिनट खराब हो जाता है। खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चाहे तो बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन खैर, और पीछे की वीडियो जो है, जो नए अभ्यर्थी अगर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वो पीछे के एक बार वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कई रणनीति के हिस्से मैंने उसमें बताएं कि कैसे कैसे जो मैंने परेशानियां झेली हैं इस तैयारी के दौरान, तो वो आपको उसमें पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो मैं यहाँ पर जो है सिलेबस, तो हमारी रणनीति का हिस्सा प्रथम हिस्सा क्या होता है, सिलेबस होता है। चाहे हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखें, मतलब प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखें, या प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो यहाँ पर हम प्रीलिम्स की तैयारी करें तो हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा, तो यहाँ पर हमको क्या दिखा, केवल साइंस टेक लिखा, मतलब सामान्य विज्ञान लिखा हुआ। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे तकनीकी के भी पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन ये मैंने लगा रखे हैं, तो हमको थोड़ा सा सिलेबस मेंस की तरफ भी मूव करना है। तो हमने देखा प्रश्न पत्र GS3, मेंस का सिलेबस GS3 देखा, तो वहां पर हमको ये सारी चीजें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण और सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन है। ठीक, तो हम प्रौद्योगिकी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप प्रौद्योगिकी में भी क्या पढ़ना है, तो ये 10, 11, 12 पॉइंट, 3 पॉइंट है, आपको सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनमें जो है पॉज करके आप इसको देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज में हर बार मैं चर्चा करता हूँ, वीडियो हो जाता है लंबा, तो आप इसको पॉज करके देखिए। और पिछले वीडियो जो निरंतर देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा, तो मैं बार बार चर्चा ना करके इसको वीडियो, क्योंकि देखिए समय आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा जो है घसीटने की कोशिश में नहीं रहता हूँ। मैं सोचता हूँ आपको जितने कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी दूँ, क्योंकि समय ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी चीज़ के लिए जो है 20 मिनट चाहिए और मैं उसको बता रहा हूँ आधे घंटे में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आपके साथ न्याय नहीं होगा। तो ये देखिए करंट अफेयर में देखिए चलता है। देखिए ये पूरा पेपर साइंस टेक जो है करंट बेस्ड है। आप इसको केवल थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको हो तो काम चल जाएगा। अगर नहीं भी है और नॉर्मल आप अगर थोड़ा बहुत भी जान रहे हो वर्तमान में, तो आप इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने की स्थिति में होगे। जो भी करंट अफेयर आप पढ़ रहे होगे, अभी हम कोशिश करेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हम बहुत जल्दी करंट अफेयर की एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम रिलेवेंट कोचिंग, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है आपको पता होगा अभी, क्योंकि हमारे पास संसाधन का अभाव है, तो हम जो है मैगजीन जो है किसी अपनी खुद की नहीं बना पाएंगे, और हम जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जिसका आप चाह रहे हो पढ़ने का, उसी की मैगजीन की हम समरी आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, मतलब समरी का मतलब डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, INS अस्त्रधारणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख। तो देखिए ये करंट का विषय होता है, ये जितना चर्चा में चल रही होती चीजें यही आपसे पूछता है। और साइंस टेक की एक खासियत होती है कि जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो उनको लगता होगा कि साइंस के सवाल हम नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति जो थोड़ा बहुत अवेयर रहता है वो कर सकता है। तो बिल्कुल आप लोग डरिए मत, केवल सिंपल आप इसको पढ़िए और समझिए कि ये है क्या। सिंपल पूछ रहा है कि INS अस्त्रधारणी है क्या। तो जब पहली बार कोई चीज करंट अफेयर में चलती है तो वो उससे आपकी ज्यादा डीप में जाने की अपेक्षा नहीं रखता यूपीएससी। ठीक है, कि बहुत ज्यादा डीप में, वैसे भी साइंस टेक, इकोनॉमी, ये विषय बिल्कुल समान है, समान अध्ययन है ना, नाम ही समान अध्ययन है, तो डीप में तो वैसे भी नहीं जाता। लेकिन कुछ विषय ऐसे हो जाते हैं जिसमें हल्का सा अंदर जाने की कोशिश यूपीएससी करता है, वो हर अभ्यर्थी से अपेक्षा रखता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अस्त्रधारणी। तो देखिए उस समय ये चर्चा में था, 2016 का है। अब हमारे पास इस समय वर्तमान में कौन कौन सी चीजें चल रही है, INS माहे, INS तमाल और INS सूरत, नीलगिरी, वागसीर। अब इनके बारे में आप स्पेशल पढ़ो जा करके। मैं चाहता तो यहाँ पढ़ा देता, लेकिन इसमें हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे, तो उस पर मैं इसकी चर्चा करूंगा। ठीक, एनालिसिस में। अब इसमें देखिए, अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको सीखना क्या है। मैं यहाँ पर आंसर तो बता नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पर ये सीखना है कि ये INS अस्त्रधारणी का जिसका हाल में समाचारों में उल्लेख हुआ है, निम्नलिखित में से किस चीज का वर्णन कर रहा है, सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है। ठीक,
तो ये क्या उभयचर युद्धपोत है क्या? नाव की शक्ति चालित पनडुब्बी है क्या? टारपीडो प्रमोचन पुनर्प्राप्ति जलयान है क्या? नाव की शक्ति चालित विमान वाहक है क्या? अब आपसे अपेक्षा रख रहा है, इसका मतलब आईएनएस अष्टधारणी के विषय में आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि आईएनएस अष्टधारणी है क्या। ठीक, तो ये आप इनको, अब क्या है कि अष्टधारणी तो दोबारा पूछेगा नहीं, तो आपको इनकी तैयारी करनी है। यही तैयारी होती है पीवाईक्यू देख करके हमको आगे कैसे तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने आज इसको लगा दिया। मैंने कहा कुछ बच्चे हो सकता है कि समझ ना पा रहे हो, तो मैंने इसीलिए ये चीज़ें लगाई हैं। थोड़ा वीडियो लंबा तो नहीं होगा, लेकिन अगर हो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो तो मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जानकारी भी तो देनी है आपको, बताना भी तो होता है कैसे आपको तैयारी करनी है आगे। फिर क्या कह रहा है, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूछ रहा है। इसका मतलब आपको बायोटेक अच्छे से पढ़ना है, ये सिलेबस में भी है, देखिए यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। अब आपको बायोटेक्नोलॉजी, इसका मतलब मेंस का सिलेबस प्री का सिलेबस दोनों मिला के पढ़ोगे तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तो बायोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है, मतलब बायोटेक पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं पढ़नी। बायोलॉजी से तो आपका बायोटेक का बेसिक तैयार होगा। तो मैंने सिलेबस की बुकें बता रखी हैं, आप उनको जाकर के पढ़िए। और करंट में जो चल रहा हो, जैसे बायोटेक आपने पढ़ा, और वर्तमान में, क्योंकि भाई ये समान अध्ययन है, सॉरी विज्ञान है, मतलब साइंस टेक है, और साइंस टेक में जो मतलब इनोवेशन होता रहता है, नयापन आता रहता है, हर नई रिसर्च एक नई चीज़ बता देती है। पता चला पिछली रिसर्च में कुछ और बताया और नई रिसर्च में कुछ और बता दिया गया, तो इसलिए यह परिवर्तित होता हुआ विषय है, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादातर समाचार पत्रों, मतलब करंट अफेयर से मतलब करने की कोशिश किया करिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों या गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है। अब ट्रांसक्रिप्टोन क्या होता है, तो पहले तो देखो, जब भी ऐसे सवाल आए तो इनको पहले देख समझ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो कभी कभी दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि ये पूछना क्या चाह रहा हो, तो पहले शब्दों को तोड़ा करिए। जैव सूचना विज्ञान मतलब सूचना जो है ऊपर से, जैसे जीन आपको पता है कि सूचना लेकर के आता है, तो ऐसा कुछ होगा, मिला करके कुछ ना कुछ करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। फिर हम कभी डिटेल एनालिसिस में आऊंगा तो वहां पर मैं आपको कैसे सॉल्व करना है प्रश्न, वो भी मैं वहां पर चर्चा करूंगा। तो आप इसको पढ़े। जीनोम संपादक, जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइम की एक श्रेणी है क्या? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं के पूर्ण श्रृंखला है क्या? जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन है, कोशिकाओं में होने वाले अनुवांशिक उत्परिवर्तन ये क्रियाविधि है। तो इसका मतलब आपको जाकर बायोटेक पढ़ना स्टार्ट कर देना, अभी से आप पढ़ना बायोटेक स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। तो ये प्रश्न आपके होने लगेंगे, लेकिन करंट से थोड़ा जोड़कर पढ़िए। बायोटेक अच्छे से पढ़ोगे तो करंट से जोड़ते रहोगे, तो करंट में जो नया कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही तो उसको बायोटेक के जो आप ऐड करोगे उससे ट्रेडिशनल नॉलेज से ऐड करके इस प्रश्न को हल करोगे, आराम से हो जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल तैयारी करोगे हो जाएगा। अब देखिए हाल ही में समाचारों में आने वाला लाईफाई, ठीक, जैसे वाईफाई होता था, वाईफाई इसी तरह से एक लाईफाई होता है, लाइट फिडिलिटी, ठीक है। ये क्या होता था, वायर्ड फिडिलिटी, ठीक। इसके बारे में और पढ़ेंगे कभी। तो इसके बारे में अब ये पूछ रहा है, तो ये क्या होता है कि अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा उस समय चर्चा में काफी था कि भाई वाईफाई के बाद लाईफाई आया, ब्लूटूथ आया, तो इनके बारे में यूपीएससी पूछने के समान। भाई आप रोजमर्रा में आपको लिखा ही हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव। सिलेबस देखिए आपको पता होगा तभी आप इस सवालों को कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोजमर्रा की चीजें जो है सिलेबस में, अब आपसे पूछ लिया, भले मेंस में लिखी तो क्या हुआ, मेंस आपने पढ़ा होगा तभी तो प्रीलिम्स देने आ रहे हो ना। तो इसका मतलब लाइट फिडिलिटी के बारे में पूछ रहे थे। तो लाइट फिडिलिटी उस समय चर्चा में है, तो आप दिन भर यूज भी करते हो, लाइट नहीं मतलब वाईफाई तो यूज करते ही हो ना, लाईफाई नहीं यूज करते हो लेकिन वाईफाई यूज करते हो। तो वाईफाई जब यूज करते हो तो आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे ब्लूटूथ के बारे में भी पूछ लेता समान जानकारी, कि ब्लूटूथ कितने मीटर तक काम करता है, क्या है, इस तरह, ठीक। तो यही चीजें हैं कि उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक। लाइट फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ऑफिस है ये। अब क्या होता था वाईफाई में, क्या होता था, जैसे मैं वाईफाई का पहले बता देता हूँ कि वाईफाई में क्या होता था कि जैसे एक वाईफाई आप लोग यूज भी करते होंगे कि एक कमरे में लगा हुआ है और आसपास जितने मीटर की रेंज है, मान लो 35 मीटर उसकी रेंज है, तो उसके आसपास वो कवर करता है। अब यहाँ पर क्या होता था कि कोई फैक्ट्री है या मान लो कोई कंपनी है, उसके अंतर्गत लाइटों में, एलईडी बल्बों में ऐसी कुछ तरंगे या कुछ ऐसी तकनीकी इसमें डाल देना है, जिससे क्या होगा कि इस वाईफाई का यूज, मतलब इस लाईफाई का यूज, LIFI का यूज इसी कंपनी के अंदर के कर्मचारी ही यूज कर पाए, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं यूज कर पाए। वाईफाई में क्या है, मान लो यहाँ लगा हुआ है तो बाहर का भी व्यक्ति यूज कर सकता है, तो इन्फॉर्मेशन चोरी की खतरा रहता है, ये सब चीज़ें जो है बनी रहती हैं। तो खैर जो है इनमें परिवर्तन है। तो इसका मतलब कि जो आप डेली यूज, रोजमर्रा में चीज़ें यूज कर रहे हो, उससे यूपीएससी की संभावना रहती है पूछने की। फिर क्या कह रहा है, ये एक बेतार प्रौद्योगिकी है, मतलब वायर यूज नहीं होगा, ठीक है, आपको पता ही है। वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है, सिंपल जानकारी है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको पता ही चल गया होगा, ठीक। तो आपको तैयारी के बारे में पता चल गया ना, कैसे हमको तैयारी करनी है। सिंपल जो चीज़ नहीं आ रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, बहुत सामान्य। अब ये बताइए इसमें कहीं डीप नॉलेज पूछा, एक सामान्य जानकारी आपसे पूछी, ठीक। फिर आप चलिए आगे। अभी देखिए हर साल प्रश्न पूछता है, चाहे एनवायरमेंट में डाल के पूछ लेता है और कभी कभी साइंस टेक में पूछ लेता है कि जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी, पादप, इनके बारे में, प्लांट के बारे में पूछता रहता है। कभी कभी ये क्या कर देता है कि बैक्टीरिया पूछ लेगा, फंगी पूछ लेगा, वायरस पूछ लेगा, तो घुमा घुमा के रखता रहता है। इनमें क्या है, अभी प्रश्न क्या पूछ रहा है,
कि विषाणु जो वायरस होते हैं संक्रमित कर सकते हैं, किसको किसको मतलब कर सकते हैं, पादपों कर सकते हैं, फंगी कर सकते हैं, जीवाणु किसको कर सकते हैं, इसके बारे में इसका मतलब ये बेसिक है। आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में हर साल 2-3 साल के बीच में गैप करके पूछ ही लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंपॉर्टेंट दीजिए कि इसको जाकर के हमको बेसिक पढ़ना है। इसके बारे में क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 5 किंगडम आपको पढ़ने हैं। आर.एच. हिटेकर जो थे, हिटेकर, लेकिन उन्होंने किंगडम की संकल्पना दी थी, 5 किंगडम की। उन 5 किंगडम में प्लांट है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इस तरह से बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इस तरह इनको सबको आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये प्रश्न आपका होने लगेगा। ठीक, करंट में कोई चीज़ चल रही होती है तो कभी कभी यूपीएससी, जैसे मान लो कोई चीज़ करंट में चल रही है, कोई वायरस को लेकर के या बैक्टीरिया को लेकर, तो यूपीएससी वो करंट की चीज़ ना पूछकर उसका बेसिक पूछ लेता है। और लोगों को लगता है यूपीएससी ने बेसिक पूछा, लेकिन वो रहता है करंट का। तो आप करंट पढ़ते समय आपको इतना जानना चाहिए, पीवाईक्यू देखोगे तभी जान पाओगे, जब आप जानना चाहिए कि पीछे जाकर के हमको थोड़ा सा उसका बेसिक भी पढ़ना है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, जीएल क्या है, मतलब कि ग्रीस्ड लाइटनिंग क्या है, ग्रीस्ड लाइटनिंग क्या है, जिसका हाल में समाचार। अब देखिए करंट में जो चीज करंट में चल रही है, सारे क्वेश्चन करंट बेस्ड है कि नहीं है। नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है, जापान द्वारा डिजाइन किया गया। नॉर्मल आप पेपर अखबार भी पढ़ रहे होगे, मान लो कोई गरीब गांव का बच्चा, वो हो सकता है इंग्लिश का अखबार ना पढ़ रहा हो, वो नॉर्मल भी पढ़ रहा हो तो दैनिक जागरण तो पढ़ ही रहा होगा, या कोई और अखबार पढ़ रहा होगा, या न्यूज में कहीं ना कहीं देखा होगा, तो इतना तो उसने एक लाइन पढ़ी होगी कि ये चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है, तो एक लाइन पढ़ी, वो उसी से क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। फिर चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनरुपयोगी रॉकेट। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ोगे, सवाल आपके बनेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तो चाह रहे हैं कि 10 सवाल अगर बनते हैं तो इसमें तो सिर्फ आप 5 करो साइंस टेक में, ज्यादा आपको करने के लिए हम बोल ही नहीं रहे। ठीक, फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रयोग उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है कौन, भारत। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या होगा। अब देखिए इतना बड़ा कथन लिख दिया, आप डर गए कि यूपीएससी बड़े बड़े कथन करके पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। ये बात तो सत्य है, अगर आपकी पढ़ने की स्पीड में हैबिट नहीं है तो आप प्रश्न को समझने में ही आपको दिक्कत होने लगेगी। तो अब आप देखिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रयोग उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य कौन, भारत सदस्य। यदि इसका यह सफल हो जाता है, कौन, ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अगर सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालीन लाभ, मतलब भारत को क्या क्या लाभ हो गए, तो नॉर्मल भी आप सोचोगे तो ये क्वेश्चन करने की स्थिति में हो जाओगे। ठीक है, इसके ऑप्शन आप पढ़ना अच्छे से। अब क्या है कि वर्तमान में अभी आज कल की न्यूज है या आज की न्यूज है, मैं सुबह पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि सरकार जो है, जो न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र है, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र है, उसको क्या कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी दे रही है। अभी तक क्या होता था कि 2 कंपनियां, 2 पीएसयूज थे, कौन, एमपीसीआईएल और एक भवानी, मतलब BH भावनी, ये 2 मतलब कि पीएसयूज थे, यही केवल न्यूक्लियर सेक्टर को, मतलब कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर या न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र को मतलब कि रेगुलेट करते थे और बनाते, बिजली वगैरह के लिए काम अपना जो भी करते थे। ठीक है, तो भारत ने क्या किया कि अब इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल रही। तो मैंने ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, आप इसको पढ़ना पॉज करके कि क्या है, पढ़ ही देता हूँ मैं। हाल ही में भारत सरकार ने न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब निजी कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, खासकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अब ये देखिए हाईलाइट करिए इसको, यूपीएससी अगर प्रश्न बनाएगा तो यहीं से लिख देगा, पूरी बात जितनी चीज़ लिखी है सिर्फ पूरा यही कथन लिखेगा और यहाँ लिख देगा हाई या बड़ा कुछ लिख देगा, मतलब कि स्मॉल लिख करके बड़ा लिख देगा और कह देगा कि ऐसा कर रहा है कि अब आप यहीं पर भूल जाओगे कि सर ऐसा तो नहीं है। फिर उसमें इसका उद्देश्य है कि भारत न्यूक्लियर क्षमता को 8,880 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक किया जाएगा। नेट जीरो 2017 लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। अब यूपीएससी इसमें देखिए डाटा रखता नहीं है, डाटा रखेगा तो कभी कभी अक्सर जो है, मैं तो सवाल सॉल्व करता हूँ तो डॉक्टर अक्सर गलत भी रख देता है, तो आपको डाटा में हल्की सी नजर रखनी है कि ये 8,000 है और ये 22,000, मतलब 8,000 से 22,000 आपको करना है, बस इतनी नजर रखनी है। अब 8,880 याद नहीं कर पाओगे आप, तो सिर्फ आपको मोटा मोटा कि 8,000 और कितना करना है 22,000 बस। यूपीएससी अगर इस तरह का आंकड़ा रखता है तो उसको कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिनको कॉमन सेंस में तुक्का भी मारना होता है कि हाँ ये सही हो सकता है, बस ऐसे मार दो तुक्का और सही हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये स्थिति आएगी। अब ये देखिए भारत का ये पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या था कि अब तक भारत न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था। मैंने बताया एनपीसीएल वगैरह यहाँ पर लिखा भी, एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भावनी जैसी सरकारी संस्थाएं, ये भावनी का मतलब भारत विद्युत न्यूक्लियर एनर्जी निगम लिमिटेड है ऐसे करके। ठीक है, सरकारी संस्थाएं ही न्यूक्लियर प्लांट चला सकती थी। निजी क्षेत्र की भूमिका केवल निर्माण उपकरण सप्लाई ये सेवा प्रदाता तक सीमित थी। एक कथन ये भी डाल देगा कि निजी क्षेत्र पहले क्या था और वर्तमान में क्या था, इस तरह से घुमा के कुछ भी लिख सकता है, यही पॉइंट ही उठा के रखता है। तो आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सवाल आप आराम से कर लोगे। ठीक, फिर चलते हैं। अब देखो डिजी लॉकर के बारे में पूछ लिया। डिजी लॉकर आप यूज भी करते होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है और कोई भी आधार कार्ड है, आप इसमें अगर सेव करके रखते हैं तो ये हर जगह मान्य होता है, आपके मोबाइल में होता है। आप किसी भी, मान लो कि आप चालान आपका कट गया, आप रास्ते में बाइक चला रहे हैं, आप जो है हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, आपको रोक देगा, रोक करके पूछेगा, कहेगा कि आप जो हेलमेट नहीं लगाए हैं पुलिस वाले, तो आप अगर उसमें वो पूछेगा लाइसेंस दिखाओ, तो लाइसेंस दिखा सकते हो। आप बता दोगे कि भाई सर जो है गलती से मैं भूल गया, ये जो भी हो गया गलती होगी मुझसे, अब दोबारा नहीं होगी। तो पूछेगा लाइसेंस तो दिखाओ,
तो लाइसेंस आपके पास होगा, अगर डिजी लॉकर में रखे हो आप लाइसेंस दिखा दोगे तो वो मानोगे, भारत सरकार की तो मानती। उस समय नया नया आया था तो यूपीएससी ने उससे पूछ लिया। अब इसी तरह की कोई नई तकनीक आ गई तो उस पर दिमाग आपको लगाना है कि यूपीएससी ऐसे नई तकनीकों से यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। अब कथन क्या कह रहा है, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। आपको पता ही है ये बात तो कि सही है कि नहीं सही है, मैं नहीं बताऊंगा कुछ, लेकिन आपको इस तरह से तैयारी करनी है। यह आपके ई दस्तावेज तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। ठीक, ये नॉर्मल आप पढ़ते हो जानते हो तो ऐसे ही सही कर लोगे। लेकिन ये खैर पीछे के प्रश्न है, आपको क्योंकि जानकारी ज़्यादा हो गई है, आप तो डिजिटलाइज हो ही गए हो आप, तो ये प्रश्न तो ऐसे ही हल कर लोगे। लेकिन आप थोड़े से इससे टफ मतलब कि कथन रखता है यूपीएससी, तो आपको आगे तैयारी करनी है। उसके लिए आपको ऐसी सब, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसी तरह की कोई शब्दावली अगर चर्चा में है तो आप उसको हाईलाइट करिए और रखिए कि अगली बार यूपीएससी से संबंधित प्रश्न बना देगा। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखिए और आगे तैयारी इसी तरह से करिए। तो इस तरह से आप करते रहोगे तो बहुत अच्छी बेहतर तैयारी हो जाएगी। बाकी हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो उसमें और बेहतर आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद पीवाईक्यू को ही हम तो सोच रहे हैं 1979 से 2025 तक के सारे प्रश्न आपको बना करके पीवाईक्यू रूप में दे दें कि आप इससे जो है प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा कि एमसीक्यू बेस्ड में तो आपका यूपीएससी के अनुकूल आप ढल जाओगे और इन्हीं को टेस्ट करके चले जाओ। और थोड़े बहुत टेस्ट सीरीज अगर मन हो तो लगा लो, नहीं तो छोड़ दो, हो जाएगा आपका आराम से प्रीलिम्स। 10,000 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, आप जोड़ लीजिए 10,000 क्वेश्चन आप ऐसे कराएंगे तो इस तरह से हो ही जाएंगे, 1-2 टेस्ट सीरीज से हो जाएंगे। बाकी डिटेल एनालिसिस हम 2011 से 2025 तक कराएंगे क्योंकि नए पैटर्न के आधार पर करना है ना। उससे पहले तो बहुत वैसे सिंपल प्रश्न आते थे, वो रिपीट हो ही जाएंगे। सिलेबस जब आप तैयार कराओगे तो वो हो ही जाएगा, तैयारी आपकी दायरे में होगी। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी ये चीज़ें लाएंगे, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों को अगर कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग माध्यम में, तो फिर बताइएगा जैसा भी हो। तो यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।